Hello friends, this is Sia. Welcome back to the Hindu newspaper, daily analysis and daily current affairs. So friends, let's get started. जो आज डेट है वो 16 मई 2022 है, 16 मई 2022। तो शुरू करते हैं। पहला आर्टिकल हमारा है। आर्टिकल नहीं, सबसे पहले इसे देख लेते हैं जो फ़ोटो हमारे सामने है। ये फ़ोटो हमारे इंडियन बैडमिंटन मेंस टीम की है, जिन्होंने क्या किया है, इंडोनेशिया को फाइनल में 3-0 से हरा करके थॉमस कप में नाम कर लिया। तो इन्होंने थॉमस कप लेकर के क्या कर रहे हैं, पोजेस दे रहे हैं। और ये पहली ऐसी सक्सेस है, यानी पहली ऐसी सफलता है इस प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। हमारा ये आर्टिकल है नाटो और फिनलैंड के बारे में। फिनलैंड जो है नाटो से क्या करने लग रहा है, मतलब उसमें जुड़ने जा रहा है। तो इस आर्टिकल से रिलेटेड एक एडिटोरियल आया, उस एडिटोरियल से के साथ ही से हम लोग देख लेंगे। फिर ये हमारा आर्टिकल आता है एमपी स्टडी फाइंड्स हेपेटाइटिस इन कोविड अफेक्टेड चिल्ड्रेन। तो जो है एमपी मध्य प्रदेश की जो स्टडी है फाइंड की है, जो बच्चे कोविड पॉजिटिव थे उनमें हेपेटाइटिस पाया गया है, उनमें हेपेटाइटिस है। और ये आर्टिकल आपका जीएस पेपर 3 बायोलॉजी से है। तो हम लोग देखेंगे हेपेटाइटिस क्या होता है, कैसे होता है, इसके उपचार क्या हैं और इसके लक्षण क्या हैं, सिम्टॉम्स, ये सारी चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले यहाँ डेटा दिया हुआ है कि देख लेते हैं। बताया गया कि जुलाई 2021 में 475 बच्चे थे जो कि कोविड पॉजिटिव थे, और जिनमें 37 बच्चों में क्या था, हेपेटाइटिस पाया गया है। और जिनमें से 10 बच्चे क्या हैं, बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। और इनके जो सिम्टॉम्स यहाँ पे बताया गया है, बताया नौसिया, जी मिचलना जिसे कहते हैं, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगती है। मतलब हेपेटाइटिस में क्या होता है, नौसिया होता है, भूखें नहीं लगती, वीकनेस, कमजोरी आ जाती है, और माइल्ड फीवर, हल्का बुखार आने लगता है। तो अब हम लोग देख लेते हैं इसमें ये रीज़न दिया है कि इसके क्या रीज़न हो सकते हैं, क्या क्या कारण होते हैं। इसमें दिया है कि इसके जो रीज़न होते हैं इसके वायरस ही होते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा हेपेटाइटिस के बारे में। तो हेपेटाइटिस होता क्या है, एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर से रिलेटेड क्या होती बीमारी होती है, जिसमें लीवर क्या हो जाता है, सूज जाता है, उसमें सूजन आ जाती है, तो वही हेपेटाइटिस होता है। और इसको जो टाइप दिए हुए हैं तो वो क्या है, हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, एल्कोहलिक हेपेटाइटिस है, और इसके टाइप है यहाँ पे ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई। अब इनका मतलब ये टाइप था इनका, और ये किन रीजन से होते हैं ये सब भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि तो हेपेटाइटिस वर्ड जो है ना वो रिफ़र करता है, इन्फ्लेशन ऑफ द लीवर, यानी लीवर की सूजन को रिफ़र करता है। और क्या, इरिटेशन एंड स्वेलिंग ऑफ द लीवर, ठीक। और इसके बाद देख लेते हैं हम लोग इसके होने से क्या क्या होता है, सिकनेस होती है। मतलब ये जो प्रेजेंट होता है ना, कैसे कैसे प्रेजेंट होता है, सिकनेस बुखार के साथ प्रेजेंट होता है, जॉन्डिस होता है, फीवर हो जाता है, वॉमिटिंग होती है, और क्या होते हैं, मतलब ये तो लीवर में इन्फ्लेशन तो रहता ही है। और ये 6 महीने तक पता नहीं चलता है जब ये होता है, मतलब लीवर में जब सूजन आती है तो 6 महीने तक पता ही नहीं चलता, कोई सिम्टॉम्स नहीं दिखते हैं। अचानक से तबीयत ख़राब होती है, उसके बाद ये सारे सिम्टॉम्स दिखने लगते हैं। ओके, तो इसके रीज़न क्या है देख लेते हैं। इसके 3 रीज़न दिए हुए हैं यहाँ पे। जो पहला रीज़न है वो क्या है, एक वायरस का ग्रुप होता है, उसका क्या नाम होता है, हेपेटोट्रॉपिक होता है। और जिसमें कितने टाइप्स होते हैं, कितने वर्सेस के होते हैं, वो ABCDE 2 4 5 टाइप के होते हैं, 5 वर्सेस होते हैं उनके। और दूसरा जो टाइप इसका दिया है, और दूसरा जो रीज़न है वो क्या है, एक वेरिसेला नाम का वायरस होता है जिससे चिकन पॉक्स होता है, एक SARS-CoV-2 का नामक वायरस जिससे क्या होता है, कोविड-19 होता है। तो ये सारे वायरस क्या करते हैं, लीवर को इंजोर कर देते हैं, घायल कर देते हैं, यानी कौन, वेरिसेला वायरस और SARS-CoV-2 वायरस। ओके, तो ये सभी रीज़न होते हैं इसके। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है, जब कोई व्यक्ति जो है किस में इंक्लूड हो जाता है, ड्रग्स लेने में, अल्कोहल लेने में, और फैट बिल्डअप, और जब लीवर में फैट बिल्डअप हो जाता है, फैटी लीवर बन जाता है, तो भी होता है हेपेटाइटिस। और क्या होता है, ऑटो इम्यून प्रोसेस के कारण होता है। ऑटो इम्यून प्रोसेस क्या होता है, जिसमें एक व्यक्ति की बॉडी क्या हो जाती है, एंटीबॉडीज़ बन जाती है। एंटीबॉडी बनने के बाद होता क्या है, वो डायरेक्ट लीवर पे अटैक कर देता है, जिसे ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस कहते हैं। तो ये थे इसके रीज़न। अब इसके कॉज से क्यों होता है, और इसके जो ट्रीटमेंट हैं वो है क्या, इसमें सबसे पहले दिया है A और E जो होता है वो सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है, यानी ये खुद से ही समाप्त हो जाते हैं, खुद से चले जाते हैं, और इन्हें कोई भी
स्पेसिफिक एंटीवायरल मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जो हेपेटाइटिस बी और सी होता है ना, इन्हें बहुत इफ़ेक्टिव मेडिकेशंस की ज़रूरत पड़ती है। और ये होते क्या है, ग्लोबल सिनेरियो में इन्हें बताया गया है बी और सी को जो टाइप होते हैं इसके, वो हेपेटाइटिस बी और सी जो होते हैं ये एक साथ ये क्या करते हैं, कॉमन कॉज ऑफ डेथ यानी मृत्यु के कारण बनते हैं। और 1.3 मिलियन लोग इसी के कारण दुनिया में प्रत्येक साल क्या होती है, लोगों की डेथ होती है 1.3 मिलियन लोगों की। और 2016 में जो डेटा के अकॉर्डिंग उसमें जो है ग्लोबल क्या किया गया था, WHO की ग्लोबल स्ट्रेटजी आई थी। और उस स्ट्रेटजी का क्या नाम था, एलिमिनेटिंग वायरल हेपेटाइटिस बाय 2030। उसका जो एम था हेपेटाइटिस को एलिमिनेट कर देना, ख़त्म कर देना 2030 तक उसका एम था। और उसमें दुनिया के 194 देश के सरकारों ने क्या किया, पार्टिसिपेट किया। उसके बाद इंडियन सिनारियो जो है इसमें क्या है, 40 मिलियन पीपुल आर क्रॉनिकली इन्फेक्टेड विथ हेपेटाइटिस बी। 40 मिलियन लोग जो है हेपेटाइटिस बी वायरस से क्या हैं, पीड़ित हैं। और 6 से 12 मिलियन लोग किससे हैं, सी से, जो कि बहुत ख़तरनाक होते हैं। और 2018 में गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था क्या, एक नेशनल वायरल हेपेटाइटिस प्रोग्राम। 2018 में एक नेशनल वायरल हेपेटाइटिस प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, सरकार ने लॉन्च की थी। और ये जो प्रोग्राम है ना, ये लार्जेस्ट प्रोग्राम है। किस लिए, हेपेटाइटिस बी और सी को ख़त्म करने के लिए, यानी इसकी ट्रीटमेंट के लिए और पूरी दुनिया से ख़त्म करने के लिए। और यहाँ पे थोड़ा सा नोट है, देख लेते हैं हम लोग। हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है 28 जुलाई को, प्रत्येक साल मनाया जाता है। और इसमें क्या किया जाता है, अवेयरनेस को इन्हांस किया जाता है। अवेयरनेस बढ़ाने के लिए किसके, वायरल हेपेटाइटिस के अगेंस्ट अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए, जागरूकता बढ़ाने के लिए। और जो थीम थी 2020 में जो हेपेटाइटिस मनाया गया, हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर, इस नाम से थीम थी जिसको मनाया गया। और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोकस रहा हेपेटाइटिस बी को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए 2020 की इस थीम की। तो यही था हेपेटाइटिस के बारे में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा हेपेटाइटिस के बारे में। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। ये है हमारा नेक्स्ट आर्टिकल जो कि एडिटोरियल से है, एडिटोरियल है ये। तो ये है इन ओबियंस ऑफ सेक्शन 124A अ प्रोविजनल रिलीफ। ये जो है सेक्शन 124A है, जो कि किसके बारे में है, सेक्शन 124 है सेडिशन लॉ के बारे में है, राजद्रोह कानून के बारे में है। तो ये एडिटोरियल जो है, हर राइटर अपनी ओपिनियन देते हैं एडिटोरियल में। पहले वो सारे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, फिर अपनी ओपिनियन देते हैं इसके बारे में एडिटोरियल में, किसी भी टॉपिक पे जिस पे वो लिखते हैं। तो हम लोग देखते हैं इसमें वो क्या कह रहे हैं। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं सेडिशन लॉ है क्या। तो यहाँ रहा सेडिशन लॉ। ये होता क्या है, राजद्रोह कानून होता है जब कोई व्यक्ति राज्य के खिलाफ, यानी देश के खिलाफ या फिर सरकार के खिलाफ कुछ बोलता है, भाषण देता है या लिखता है, तो उससे क्या होती है, अगर दंगा भड़कती है या फिर लोगों शांति क्या होती है, शांति भंग होती है, तो वहाँ पे क्या, उसके ऊपर क्या लगाया जाता है, राजद्रोह कानून लगाया जाता है। तो यही है राजद्रोह कानून, सेडिशन लॉ है। तो इसे सेक्शन 124 में रखा गया। इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। ये इनैक्ट कर दिया, मतलब 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड में से बनाया गया था। और जो है ये क्यों बनाया गया था, किस लिए बनाया गया था, इसका बनाने का जो उद्देश्य था कि सरकार के बारे में कोई भी खराब बातें ना बोले, यानी जो कुछ भी बोले अच्छी बातें बोले, अच्छी विचार रखे, बुरी विचार ना रखे सरकार के खिलाफ। क्योंकि सरकार के बारे में बुरी विचार क्या थी, सरकार के लिए हानिकारक थी, तो इसलिए ये बनाया गया था। तो जो अगर कोई बुरी बात बोलता था, यानी सरकार की कोई सच्चाई बताता था, तो भी उसके ऊपर क्या लगाई जाती थी, सेडिशन लॉ लगाए जाते हैं। तो फिर इसके बाद ये ओरिजिनली जो है ड्राफ्ट किया गया था, इसका मसौदा तैयार किया गया था 1837 में। 1837 में इसका मसौदा तैयार किया गया था किसके द्वारा, थॉमस मैकॉले के द्वारा, जो कि क्या थे, ब्रिटिश हिस्टोरियन और पॉलिटिशियन थे। उन्होंने इसका पूरा मसौदा तैयार किया था। और ये इन्होंने क्या किया, फिर एक IPC बनाया, इंडियन पेनल कोड, यानी भारतीय दंड संहिता। कब लॉन्च इसे बनाया था, 1860 में बनाया था, 1860 में। फिर इसके बाद इसमें 1860 में इस IPC में सेक्शन 124 में इस सेडिशन लॉ को क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया, डाल दिया इसमें, मतलब इसे रख दिया सेक्शन 124 के अंदर, ठीक। और इसके बाद जो है,
और इंडिया में इस सेक्शन को इसलिए लाया गया था, इस लॉ को इसलिए लाया गया था क्योंकि उस समय इंडिया में क्या चल रही थी, आज़ादी की लड़ाई चल रही थी। तो जितने भी क्रांतिकारी थे वो लोग क्या करते थे, जब सरकार के खिलाफ़ कुछ कहते थे, बोलते थे, खिलाफ नहीं मतलब लोगों को जागरूक करते थे, तो उनकी आवाज़ों को दबाने के लिए क्या इस कानून को इंडिया में लाया गया था। और 1870 में क्या किया गया था, इसे इंडिया में लागू किया गया था। और ये उन सभी कठोर कानूनों में से एक थी जो कानून बनाए गए थे मतलब लोगों की आवाज़ों को दबाने के लिए। एक तरह से ये क्या करता है, वायलेट करता है हमारी स्वतंत्रता को, जो हमारी फ्रीडम टू स्पीच है, राइट टू स्पीच है, राइट टू एक्सप्रेशन है, उसे क्या करता है, वायलेट करता है, उसका विरोध करता है ये। तो अब हम देख लेते हैं इसमें पनिशमेंट क्या देता है। पनिशमेंट इसका रहता है, इट इज़ अ नॉन बेलेबल है। ये नॉन बेलेबल यानी इसमें ज़मानत नहीं मिलती, जिसके ऊपर भी राजद्रोह का केस लग जाता है, कानून लग जाता है, उसे ज़मानत नहीं मिलती है। और इसे 3 साल से आजीवन कारावास तक क्या हो सकता है, जेल हो सकता है। यानी 3 साल से जेल की सज़ा को लेकर के क्या मतलब जीवन कारावास भी हो सकता है, 3 साल की सज़ा भी होती है, और फिर फाइन भी इसमें ऐड किया जाता है। और अपने गिल्टी को जो है, यानी इसका जो गिल्टी होता है, सेडिशन लॉ का जो गिल्टी होता है, उसे गवर्नमेंट जॉब भी नहीं दी जाती, उसे वो एलिजिबल नहीं रह जाता है गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो ये जो लॉ है इस समय न्यूज़ में क्यों है, इस लॉ को क्या किया जा रहा है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया जा रहा है, इसे निकाला जा रहा है, सस्पेंड किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है, क्योंकि इसे मिसयूज किया जा रहा है। और वैसे भी इसे क्या कहा जाता है, कॉलोनियल सेडिशन लॉ बोला जाता है, क्योंकि ये लॉ तब की है जब अंग्रेज़ थे हमारे देश में, तभी उन्हीं के द्वारा लाया गया कानून है ये। और तब से हमारे इंडिया में अभी भी है, जबकि ब्रिटेन और अमेरिका में कहीं भी ये कानून नहीं है। ब्रिटेन में जो है 2009 के बाद से इसे नहीं यूज़ किया जाता, लेकिन हमारे देश में अभी भी चल रहा है ये। तो इसे हमारे इंडिया में क्या है, इस समय मिसयूज़ किया जा रहा है। अभी हम लोग देखे हैं कुछ दिन के पहले में, 2 दिन पहले देखे हैं कि वहाँ पे 500 कुछ केसेस थे, और जिनमें से मात्र 6 कन्विक्शन हुए हैं। 6 केसों की क्या होगी, कन्विक्शन हुई। तो बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया जा रहा है, और हमारे राइट को भी क्या करता है, वायलेट करता है। इसलिए जजेस क्या कर रहे हैं, इसे सस्पेंड कर दिए। अब ये हमारे संविधान में नहीं है। और थोड़ा सा देख लेते हैं इसकी मतलब कुछ इम्पोर्टेंट्स भी होती है कि नहीं होती है, मतलब इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट होते हैं कि नहीं होते हैं पॉजिटिव पॉइंट। अब जैसे कि क्या ये चेक करता है एंटी नेशनल को, यानी जो एंटी नेशनल होता है, जैसे कि क्या अभी पंजाब में खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, यूपी में यहाँ इलेक्शन हुआ तो वहाँ कोई ज़िला, किसी ज़िला में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। तो ये सब इन सारी चीज़ों को क्या करता है, चेक करता है। जो सीसनिस्ट होते हैं, अलगाववादी, उन्हें भी क्या करता है, चेक करता है। टेररिस्ट को और टेररिस्ट एलिमेंट्स को क्या करता है, चेक करता है, जो कि क्या करते हैं, मानव और पब्लिक ऑर्डर को बाधा पहुंचाते हैं, हिंसा भड़काते हैं और इनमिटी बढ़ाते हैं। तो ऐसे चीज़ों को क्या करता है, वो चेक करता है। तो ये इसकी पॉजिटिव पॉइंट है। तो वही ऑथर इसमें बताते हैं कि यह 3 जज बेंच जो है इस ऑपरेशन सेक्शन यानी सेक्शन 124A को क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया है। ऑथर कौन है इसके, ऑथर जो है सुहृत पार्थसारथी हैं। सुहृत पार्थसारथी हैं, ये क्या है हम लोग वहाँ देख लेंगे अभी लास्ट में। तो उन्होंने क्या कर दिया है, ख़त्म कर दिया है, यानी जो कि एक क्या था, ये जिसे पास्ट से लेकर के यानी पोस्ट इंडिपेंडेंस से लेकर की सरकारें जो थीं और अभी तक की सरकारें क्या कर रही थी, यूज कर रही थी, उसे अब समाप्त कर दिया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो NV रमणा हैं, उन्होंने क्या किया है, इंडिकेट कि ये क्या था, कॉलोनियल एरा रिलीक था। और अब जो है ऑथर बताते हैं कि ये जो था सेडिशन लॉ था, ये करंट जो सोशल मिलियो परिवेश है उसके लिए नहीं है, बल्कि ये इंटेंड करने के लिए था उस टाइम को जिस समय क्या थे, कंट्री में हमारा देश जो है कॉलोनियल रिजाइम के अंडर था। और वो कहते हैं, तो वही सारी बातें इसमें कहा गया है कि जो ये चैप्टर था जो डील करता है, क्या डील करता था, किसे, ऑफेंसेज को डील करता था अगेंस्ट द स्टेट के अगेंस्ट। वो सेक्शन क्या है, 124 डिफाइन करता है कि सेडिशन जो है एज एनी एक्शन, कोई भी एक्शन ले सकते, कोई भी एक्शन जैसे कि वेदर बाय वर्ड्स, साइंस और विजिबल रिप्रेजेंटेशन, मतलब चाहे वो वर्ड से बोला गया हो, चाहे मतलब इशारा लिख करके साइन कर दिया गया हो, या फिर जो है विजिबल रिप्रेजेंटेशन हो। तो ये कुछ भी चीज़ें वो क्या आती हैं, ऑफेंसेज में आती थी, जो कि स्टेट के अगेंस्ट होती थी, और उसके ऊपर क्या लगा दिया जाता था, सेक्शन
124A लगा दिया जाता था। और ये जो है, जो क्या करता है, लाता है, यानी ये सारे वर्ड क्या करते हैं, अगेंस्ट थे। जो सारी ये क्रियाएं हैं वो क्या थी, अगेंस्ट थी, किसके, जो ब्रिंग करती थी, ले आती थी हेट्रेड, नफरत, कंटेम्प्ट, घृणा, एक्साइट करती थी क्या, डिसअफेक्शन को एक्साइट करती थी, किसकी ओर, गवर्नमेंट की ओर, जो कि इस्टेब्लिश किया गया था इंडिया में, जो लॉ के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। कहने का मतलब यही है कि अगर देशद्रोह का कानून उनके ऊपर लगेगा, उन्हीं के ऊपर लगेगा जो क्या करते थे, चाहे कुछ किसी वर्ड से बोलते हो, कोई वर्ड बोलते हो ऐसा, या फिर कोई ऐसा साइन, कुछ लिख करके साइन कर दें या इशारे कर दें, या फिर विजुअल रिप्रेजेंटेशन दे दें, जैसे भाषण हो गया, या फिर लोगों को कन्विंस कर दिए, तो उनके जिससे क्या हो गया, लोगों में घृणा पैदा हो गई, या फिर कोई हिंसा भड़क गया। तो ऐसे लोगों पे क्या सरकार 124A के अंडर से अरेस्ट कर लेती थी, उन पे सेडिशन लॉ का लग ये मुंशी अमेंडमेंट इग्नोर्ड क्या है, इसमें बताया गया कि मतलब ऐसा कोई भी इविडेंट जो कि हमेशा क्या करता हो, यूज़ किया जाता हो, किस लिए, मतलब हमेशा वो यूज़ किया जाता था डिसेंट, यानी लोगों की बातों को चलने के लिए, और क्या क्रश करने के लिए, कुचलने के लिए, रिस्ट्रेन रोकने के लिए, और एवरी अपोजिशन फॉर्म ऑफ, यानी प्रत्येक तरह का अपोजिशन जिसका एम क्या हो, गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो। तो उन सारी चीज़ों को, ऐसी घटना, ऐसी इवेंट को हमेशा रोकना है, कुचलना है, इसका क्या था, काम था। और ये वास्तव में जो है बताया गया यहाँ पे, ये किसे पॉइंट किया गया था, ऐसे रिप्रेसिव लोगों को जो कि क्या थे, जैसे बाल गंगाधर तिलक हो गए, मनमोहन गांधी हो गए, तो ऐसे लोगों को रिप्रेसिव करने के लिए और MK गांधी मुंशी जो है इसे आर्ग्यूड किए थे, पूरी फोर्सफुली आर्ग्यूड किए थे इसे, कि जो इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इसे डिलीट किया जाए, जो इक्विवोकल है, यानी सेडिशन जो है ना, इसे क्या कर दिया जाए, डिलीट कर दिया जाए। जैसे कि जो क्या करता है, परमिट करता है कई सारे रिस्ट्रिक्शंस को ऑन फ्री स्पीच पे जो रिस्ट्रिक्शंस है, बाधाएं, उसको क्या करता है, ये अलाउ करता है। तो ऐसे चीज़ों पे फोर्सफुली उन्होंने क्या किया था, आर्ग्यू किया था, बहस किया था, इसे डिलीट करना चाहिए। फिर कहते हैं इसमें कोई डाउट नहीं कि ये सही है कि जो है इनवैलिडेटेड में बिकॉज सब्जेक्ट टू मिसयूज, मतलब कहने का मतलब ये नहीं कि इसे इनवैलिड करने के लिए सिर्फ मिसयूज सब्जेक्ट ही हो सकते, कि मतलब इसे मिसयूज़ किया जा रहा तो इसलिए इनवैलिड बना दिया जा रहा है, बल्कि जो केदारनाथ का क्या था, केदारनाथ सिंह का जो सर्वाइवल ऑफ सेक्शन 124 है ना, एंड द सर्वाइवल ऑफ सेक्शन 124A है, वो दोनों क्या बन चुके हैं, मतलब अनटेनेबल बन चुके हैं विद टाइम, समय के साथ। और जो है फिर 1977 से इस सेडिशन लॉ को क्या बना दिया था, कॉग्निजेबल ऑफेंस बना दिया गया था। कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है, जिसमें पुलिस बिना किसी वारंट के सिर्फ संदेह करके ही किसी भी व्यक्ति को क्या कर लेती है, अरेस्ट कर लेती है। तो यही सारी बातें इसमें कही गई। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।